नमस्कार, मैं मिसेस रश्मि पटेल, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बिलासपुर गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। आज मैं आप लोगों को बीएससी पार्ट 1 सब्जेक्ट जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट सेकेंड के एक टॉपिक लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में बताने वाली हूँ। लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में जानने से पहले मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताना चाहूंगी, जिसमें से पहला है इम्यूनिटी। किसी ऑर्गेनिज्म के रोगों से लड़ने की क्षमता को इम्यूनिटी कहते हैं। इम्यून सिस्टम बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है अगेंस्ट इन्फेक्शन। जब किसी प्रकार का पैथोजन शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा इम्यून सिस्टम सक्रिय होकर उस पैथोजन को खत्म करता है और उससे होने वाली बीमारी से हमारी रक्षा करता है, हमको हेल्दी रखता है। इस प्रकार से यदि कोई इम्यून सिस्टम हेल्दी है तो उसमें रोगों से लड़ने की क्षमता ज़्यादा होगी। तीसरा है इम्यून रेस्पॉन्स या इम्यून रिएक्शन। इम्यून रेस्पॉन्स बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा दिया गया रिस्पॉन्स है। जब कोई फॉरेन सब्सटेंस बाह्य पदार्थ शरीर में प्रवेश करता है तो इम्यून सिस्टम सक्रिय होकर एंटीबॉडी श्रावण के माध्यम से एंटीजन को खत्म करता है। इस प्रकार से एंटीबॉडी के माध्यम से इम्यून सिस्टम के द्वारा दिया गया रेस्पॉन्स इम्यून रेस्पॉन्स कहलाता है। एंटीजन एक प्रकार का बाह्य पदार्थ होता है जो जब शरीर में प्रवेश करता है तो एक डिटेक्टेबल इम्यून रिस्पॉन्स को उत्प्रेरित करता है। एंटीबॉडी एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है। जब कोई एंटीजन शरीर में प्रवेश करता है तो बी सेल सक्रिय होकर दो प्रकार की सेल, प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल को बनाता है। प्लाज्मा सेल के द्वारा ही एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है। आइए अब हम समझते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। हमारा इम्यून सिस्टम विभिन्न प्रकार के इम्यून सेल्स के माध्यम से काम करता है। इन इम्यून सेल्स का निर्माण और उनका परिपक्वन तथा इन परिपक्व इम्यून सेल्स के द्वारा प्रवेशित एंटीजन का एनकाउंटर मॉर्फोलॉजिकली और फंक्शनली डाइवर्स ऑर्गन में होता है, जिन्हें हम कहते हैं लिम्फॉइड ऑर्गन। ये लिम्फॉइड ऑर्गन कार्य के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी या सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन और दूसरा सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। हम देखते हैं पहले प्राइमरी या सेंट्रल लिम्फॉइड ऑर्गन। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वे लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं जिसके द्वारा इमैच्योर लिम्फोसाइट को मैच्योर लिम्फोसाइट में परिवर्तित किया जाता है। अर्थात शुरुआत में हिमेटोपोएसिस के द्वारा बनने वाला लिम्फोसाइट इमैच्योर होता है, उसे मैच्योर फॉर्म में परिवर्तित करने का काम यह प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन करता है। परिणाम स्वरूप एक विशेष माइक्रो इन्वायरमेंट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में होने के कारण वह लिम्फोसाइट एक पर्टिकुलर एंटीजेनिक स्पेसिफिसिटी प्राप्त करता है और मैच्योर लिम्फोसाइट अब इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल कहलाता है। इम्यूनोकॉम्पिटेंट सेल कहने का मतलब ये होता है कि इसी में ही अब एंटीजन से लड़ने की क्षमता पाई जाती है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत बोन मेरो और थाइमस आता है। सेकेंडरी या पेरिफेरल लिम्फॉइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वे साइट होते हैं जहां पर लिम्फोसाइट पाए जाते हैं
और इन्हीं लिम्फोसाइट के द्वारा प्रवेशित एंटीजन का एनकाउंटर किया जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंतर्गत लिम्फ नोड, स्प्लेन, टॉन्सिल, एडेनॉइड, अपेंडिक्स एंड क्लम्स ऑफ लिम्फॉइड आते हैं। इस इमेज के माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के लिम्फॉइड ऑर्गन के पोजीशन के बारे में समझ सकते हैं। जैसे ये है एक लंबा बोन और इस बोन के अंदर पाया जाता है बोन मैरो। ये है पेयर पेचेस जो स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्प्लेन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, टॉन्सिल और एडेनॉइड्स। आइए हम एक एक करके अब सभी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में समझते हैं। हमारा पहला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है बोन मेरो। बोन मेरो लंबी अस्थि के अंदर पाया जाने वाला एक सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है। औसतन ह्यूमन में टोटल बॉडी मास का यह 4% बनाता है। एडल्ट में लगभग यह 2.6 किलोग्राम होता है। बोन मेरो लिम्फेटिक सिस्टम का एक की कंपोनेंट होता है जिसका मुख्य कार्य लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन करना होता है और यही लिम्फोसाइट बॉडी के इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। इनिशियली बोन मेरो में ही सभी प्रकार के इम्यून सेल बनते हैं बाय हीमेटोपोइसिस। इस इमेज के माध्यम से हम बोन मेरो को देख सकते हैं। ये है बोन मेरो, उसके चारों तरफ ये स्पंजी बोन है। स्पंजी बोन के चारों तरफ कॉम्पैक्ट बोन पाया जाता है और कॉम्पैक्ट बोन के ऊपर ये ब्लड वेसल पाया जाता है, अर्थात यह हाईली वेस्कुलराइज्ड होता है। बोन मेरो में बी सेल, नेचुरल किलर सेल, ग्रैनुलोसाइट्स और इमैच्योर थाइमोसाइट प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा लाल रक्त कणिकाएं और प्लेटलेट्स भी इसमें बनती हैं। हमारा अगला प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन है थाइमस। थाइमस भी एक स्पेशलाइज्ड लिम्फॉइड ऑर्गन है जिसका मुख्य कार्य टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन करना होता है और यही टी लिम्फोसाइट एडेप्टिव इम्यून सिस्टम का एक क्रिटिकल सेल है। यदि हम थाइमस के पोजीशन और संरचना को देखें तो यह हार्ट के ठीक ऊपर पाया जाता है। एक फ्लैट और बाइलोब्ड अंग है। बाइलोब्ड अंग है, इसका प्रत्येक लोब कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए एक कैप्सूल के द्वारा कवर्ड होता है और यह लोब कनेक्टिव टिश्यू के बने स्ट्रैंड्स, जिसे ट्रैबेकुले कहते हैं, के द्वारा छोटे छोटे लोब्यूल में डिवाइड होता है। प्रत्येक लोब्यूल में 2 कंपार्टमेंट होते हैं। आउटर कंपार्टमेंट, जिसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं, इसमें डेंसली पैक्ड इमैच्योर टी सेल, जिसे थाइमोसाइट भी कहा जाता है, पाया जाता है। दूसरा इनर कंपार्टमेंट, जिसे मेडुला भी कहते हैं, इसमें कम संख्या में थाइमोसाइट पाया जाता है। अर्थात आउटर कंपार्टमेंट में इमैच्योर टी सेल ज्यादा पाया जाता है और इनर कंपार्टमेंट में मैच्योर टी सेल ज्यादा पाया जाता है। यदि हम सेल की बात करेंगे तो थाइमस की सेल को 2 प्रकार में डिवाइड कर सकते हैं, स्ट्रोमल सेल और दूसरा हीमेटोपोएटिक ओरिजिन की सेल। हीमेटोपोएटिक ओरिजिन की सेल के अंतर्गत टी लिम्फोसाइट आता है और स्ट्रोमल सेल के अंतर्गत कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, मेडुलरी एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस, डेंड्रिटिक सेल, ये सब आती हैं। ये सारी सेल टी लिम्फोसाइट के ग्रोथ और मैचुरेशन में हेल्प करती हैं। जब मेडुला में टी सेल का पूर्ण रूप से परिपक्वन हो जाता है तो यह टी सेल पेरिफेरल ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में प्रवेश कर जाते हैं और वहां जाकर एंटीजन का एनकाउंटर करते हैं। यदि हम थाइमस के फंक्शन और साइज को देखें
तो इसका साइज एज के बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है। यदि इन्फेंट में इसकी साइज 30 ग्राम है तो एल्डर में यह 3 ग्राम रह जाता है। परिणाम स्वरूप टी सेल का आउटपुट कम हो जाता है, अर्थात टी सेल पहले ज्यादा बनता है और एज बढ़ने के साथ साथ इसका प्रोडक्शन कम होने लगता है। ये है थाइमस ग्लैंड की संरचना। थाइमस ग्लैंड की संरचना को हम पुनः इस इमेज के माध्यम से समझ सकते हैं। ये कैप्सूल है, ये ट्रैबेकुली है जो कि कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है। ये ट्रैबेकुली थाइमस के लोब को छोटे छोटे ये लोब्यूल में डिवाइड करता है। ये लोब्यूल दो रीजन कॉर्टेक्स और मेडुला में विभाजित होता है। कॉर्टेक्स में टी लिम्फोसाइट इमैच्योर ज़्यादा पाए जाते हैं और यहाँ पर मैच्योर टी लिम्फोसाइट ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। यहाँ पर ये क्रिस क्रॉस्ड स्ट्रोमल सेल्स दिख रहे हैं जो कि डेंड्रिक सेल, मेडुलरी एपिथेलियल सेल, कॉर्टिकल एपिथेलियल सेल, मैक्रोफेजेस आदि हो सकते हैं और यही टी लिम्फोसाइट के ग्रोथ और मैच्योरेशन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब हम देखते हैं सेकेंडरी लिम्फाइड ऑर्गन जिसके अंतर्गत लिम्फ नोड और स्प्लीन आता है। यहाँ पर हम लिम्फ नोड और स्प्लीन के कार्य करने के तरीके में अंतर देखते हैं। लिम्फ नोड टिश्यू स्पेस से आए हुए एंटीजन का एनकाउंटर करता है, जबकि स्प्लीन ब्लड बोर्न एंटीजन को डिस्ट्रॉय करता है, उसका एनकाउंटर करता है। यदि हम लिम्फ नोड को देखें तो ये टिश्यू स्पेस से आए हुए एंटीजन का एनकाउंटर करता है। ये लिम्फेटिक वेसल के जंक्शन पर क्लस्टर्ड होता है, अर्थात जहां पर कई लिम्फेटिक वेसल आकर जुड़ती हैं वहीं पर ये पाए जाते हैं, विशेष रूप से ग्रोइन और एक्सला वाले भाग में। लिम्फ नोड भी बीन शेप का एनकैप्सुलेटेड स्ट्रक्चर होता है। इसमें मुख्यतः लिम्फोसाइट, मैक्रोफेज और डेंड्रिक सेल पाए जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकली लिम्फ नोड को हम 3 रीजन में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कॉर्टेक्स आउटर मोस्ट लेयर होता है। मुख्य रूप से इसमें बी सेल, मैक्रोफेजेस, फॉलिकुलर डेंड्रिक सेल पाए जाते हैं जो कि प्राइमरी फॉलिकल के फॉर्म में रहते हैं। प्राइमरी फॉलिकल एक छोटा गुच्छे सेल का गुच्छा जैसे होता है, सेल का गुच्छा होता है। जब एंटीजेनिक चैलेंज होता है तो यही प्राइमरी फॉलिकल बड़ा होकर सेकेंडरी फॉलिकल में चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है और इसी सेकेंडरी फॉलिकल के बीच में जर्मिनल सेंटर पाया जाता है। दूसरा है पैराकॉर्टेक्स, इसमें मुख्यतः टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। तीसरा है मेडुला, इसमें प्लाज्मा सेल पाया जाता है। लिम्फ नोड कई एफरेंट लिम्फेटिक वेसल के माध्यम से लिम्फ प्राप्त करता है और इस प्रकार से प्रवेशित लिम्फ कॉर्टेक्स, पैराकॉर्टेक्स और मेडुला से होते हुए अंदर की तरफ रिश्ता चला जाता है। प्रवेश किया हुआ लिम्फ केवल एक ही इफरेंट लिम्फेटिक वेसल के माध्यम से बाहर निकलता है। अब हम देखेंगे कैसे लिम्फ नोड में मौजूद सेल काम करते हैं। लिम्फ के माध्यम से लिम्फ में नोड में आया हुआ एंटीजन उसमें मौजूद डेंड्रिक सेल के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है, उसके द्वारा उसकी प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेस्ड एंटीजन को टी हेल्पर सेल को प्रेजेंट कर लिया जाता है। यह टी हेल्पर सेल सक्रिय होता है और अन्य सेल विशेष रूप से बी सेल को अब यह एक्टिवेट करता है। एंटीजेनिक चैलेंज के 4 से 7 दिन के अंदर कुछ सक्रिय बी सेल और टी हेल्पर सेल प्राइमरी फॉलिकल में चले जाते हैं जो कि कॉर्टेक्स में मौजूद रहता है और प्राइमरी फॉलिकल में मौजूद सेल से इंटरेक्ट होकर उनको एक्टिवेट करते हैं। परिणाम स्वरूप
प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर हम लिम्फ नोड की संरचना को देख सकते हैं। ये आपका एफरेंट लिम्फेटिक वेसल, इफरेंट लिम्फेटिक वेसल, कैप्सूल, अंदर का हिस्सा, सबसे बाहर कॉर्टेक्स, फिर पैराकॉर्टेक्स, अंदर मेडुला होगा। अब देखते हैं हम स्प्लीन। स्प्लीन लेफ्ट एब्डोमिनल क्यूटी में पाया जाता है, थोड़ा ऊपर रहता है, बड़ा होता है और ओवल शेप का होता है। स्प्लीन ब्लड बोर्न एंटीजन का एनकाउंटर करता है और यह एक स्प्लेनिक आर्टरी के द्वारा ब्लड प्राप्त करता है। स्प्लीन भी एक कैप्सूल के द्वारा सराउंडेड होता है और कनेक्टिव टिश्यू के बने हुए प्रोजेक्शन, जिसे ट्रैबेकुली कहते हैं, के द्वारा कई कंपार्टमेंट में डिवाइड रहता है। प्रत्येक कंपार्टमेंट की बात करेंगे तो उसमें 3 जोन होते हैं, रेड पल्प और दूसरा होता है व्हाइट पल्प। दोनों ही पल्प मार्जिनल जोन के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। रेड पल्प में मुख्य रूप से मैक्रोफेजेस और आरबीसी पाया जाता है। यहाँ पर एज्ड अधिक उम्र वाले और डिफेक्टिव आरबीसी को डिस्ट्रॉय किया जाता है। व्हाइट पल्प में जब स्प्लेनिक आर्टरी प्रवेश करती है तो स्प्लेनिक आर्टरी के चारों तरफ व्हाइट पल्प इकट्ठा होकर एक संरचना बनाती है, जिसे कहते हैं पेरी आर्टियोलर लिम्फोइड शीट। इसमें टी लिम्फोसाइट पाया जाता है। प्राइमरी लिम्फोइड फॉलिकल इस पाल्स से ही अटैच होते हैं और फॉलिकल में बी सेल पाया जाता है। मार्जिनल जोन में मुख्य रूप से लिम्फोसाइट और मैक्रोफेजेस पाए जाते हैं। यह है स्प्लीन की संरचना, जहां पर ये कैप्सूल, ट्रैबेकुली, रेड पल्प, मार्जिनल जोन, ये व्हाइट पल्प, ये प्राइमरी फॉलिकल, स्प्लेनिक आर्टरी और ये है पाल्स। अब देखते हैं कि स्प्लीन में मौजूद सेल कैसे काम करते हैं। स्प्लीन में डेंड्रिटिक सेल पाया जाता है। यह एंटीजन को कैप्चर करता है और उसे फिर क्लास टू एमएससी के माध्यम से टी हेल्पर सेल को सौंप देता है। जब टी हेल्पर सेल प्राप्त करता है एंटीजन को, तो टी हेल्पर सेल सक्रिय हो जाता है और यह बी सेल को सक्रिय करता है। सक्रिय बी सेल टी हेल्पर के साथ साथ अब ये प्राइमरी फॉलिकल में चले जाते हैं और जब एंटीजेनिक चैलेंज होता है, यह प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होकर सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इस सेकेंडरी फॉलिकल में बीच में पाया जाता है जर्मिनल सेंटर और इसी जर्मिनल सेंटर में डी सेल के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी का सिक्रीशन किया जाता है। हमारा अगला लिम्फोइड ऑर्गन है माल्ट, जिसे म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू भी कहते हैं। वास्तव में हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी और यूरिनोजेनिटल सिस्टम म्यूकस मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड रहता है और यही जो है वो पैथोजन के एंट्री के लिए एक मेजर साइट होता है। अतः इस प्रकार से असुरक्षित मेम्ब्रेनस सरफेस को डिफाइन करने के लिए लिम्फोइड टिश्यू का एक ग्रुप होता है, जिसे कहते हैं माल्ट। इस माल्ट को अलग अलग नामों से जाना जाता है। यदि यह रेस्पिरेटरी एपिथेलियम में है तो ब्रोंकस एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। यदि यह
गट से एसोसिएटेड है तो उसे गट एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कहते हैं। इसमें पेयर पैचेस, टॉन्सिल, अपेंडिक्स आदि आते हैं। टॉन्सिल टॉन्सिल जो है वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इम्यून सिस्टम का, जो कि इंजेस्टेड या इनहेल्ड फॉरेन पैथोजन के अगेंस्ट में काम करते हैं। 4 तरह के टॉन्सिल होते हैं: एडेनॉइड टॉन्सिल, ट्यूबल टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल। ये टॉन्सिल एंटीजन कैप्चरिंग स्पेशलाइज्ड सेल कैरी करते हैं, जिसे एम सेल कहते हैं, और एंटीजन का अपटेक इसी एम सेल के द्वारा होता है। अपटेक के बाद यह एम सेल अंदर मौजूद बी सेल और टी सेल को सक्रिय करता है। परिणाम स्वरूप बी सेल के प्लाज्मा सेल के द्वारा एंटीबॉडी का श्रवण किया जाता है, और यह एंटीबॉडी म्यूकस मेम्ब्रेन के सरफेस पर जाकर सतह की रक्षा करती है। पेयर पैचेस, यह स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल में पाया जाता है, और यह भी इंटेस्टाइन की बैक्टीरिया से रक्षा करता है। अपेंडिक्स, यह भी छोटा पाउच लाइक सैक होता है, और यह लोअर राइट एब्डोमेन में कोलम वाले पार्ट में पाया जाता है। यह भी इम्यून फंक्शन में मदद करता है। टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, अगले डायग्राम में वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और ये है तीसरा पेयर पैचेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। उपरोक्त पीपीटी को बनाने के लिए मैंने इन 3 बुक को फॉलो किया है। स्टूडेंट्स और अधिक डिटेल्स यदि स्टडी करना चाहते हैं, अपना नोट्स बनाना चाहते हैं, तो इस बुक को फॉलो कर सकते हैं। आई होप कि ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। थैंक यू।